हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 से, उससे लेकर के 1833 तक अपने चार्टर एक्ट तक पढ़ लिया है। तो अब चलते हैं आगे क्या होता है। तो जो 1833 में हुआ था कि उसमें ये हुआ कि 20 इयर्स का प्लान बना दिया गया कि अब 20 इयर्स के बाद जो हम लोगों ने एक्ट लगाया है या एक्ट पारित किया है, उसके हिसाब से क्या चीजें हो रही हैं उसका समीक्षा करना या रिव्यू करना, तो उसका फायदा या नुकसान है। तो उन चीजों के लिए फिर वो ये किया गया कि 20 साल बाद अब हम बनाएंगे नया। तो 20 साल के बाद बनाने के लिए किया गया। तो 1833 चार्टर एक्ट के बाद अब आप उसमें 20 इयर्स जब ऐड करेंगे तो आएगा 1853। तो आता है 1853 का चार्टर एक्ट। उसमें जो किया गया, मेन प्रोविजन किया गया, वो ये किया गया कि जो लॉर्ड मैकाले का हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि वो पहले विधि आयोग के हमारे अध्यक्ष बने थे 1834 में। जब 33 में वो आया चार्टर एक्ट, उसके बाद इनको बनाया गया, विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया पहला। उसके बाद क्या होता है कि जो ये हमारा 1853 वाला एक्ट आया, उसमें ये होता है कि जो लॉर्ड मैकाले थे उनको बनाया जाता है उनकी अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की जाती है। और क्यों की जाती है इसको 1854 में, यानी कि 1854 में। देखिए, जब लास्ट वाले उसमें चार्टर एक्ट में क्या होता है, 1833 में आता है एक्ट और 1834 में उनको विधि आयोग का अध्यक्ष और विधि आयोग की स्थापना की जाती है। इसी तरीके से इसमें भी 1853 में आता है एक्ट और स्टार्ट किया जाता है काम करना उस पर 1854 में, यानी 1854 में। तो होता यह है कि इसके लिए मैकाले समिति का एक नियुक्ति किया जाता है, मैकाले की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि जो भारत में प्रतियोगिता होनी है, मतलब जो जैसे आपको कोई भी एग्जाम पास करके कोई जॉब लेनी है, तो उसके लिए जो प्रतियोगिता होनी है उसका अध्यक्ष बनाएगा कि वो जो भी कोई इसमें नियम कानून, या जैसे अभी भी होता है ये देखते हैं आयोग होता है। तो जैसे एसएससी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग होता है, उसी तरीके से एक आयोग बना दिया गया और उसमें वो मैकाले को इसका अध्यक्ष बना दिया गया, जिसको समिति कहा गया। ठीक है, तो ये हुआ इसमें। तो अब इसमें योग्यता के आधार पर, पिछले बार ही ये हो चुका था कि हम लोग रंग जाति लिंग के आधार पर भेद नहीं करेंगे। तो इसमें ये उसी को इम्प्लीमेंट किया गया और उसी से क्या किया गया कि जो हमारा ये बनाया गया नया एक आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया 1854 में। और यही पहली बार ये होता है 1854 में, जिसमें कि प्रतियोगिता के लिए योग्यता को आधार माना जाता है, भारतीयों के लिए भी। तो ये बहुत अच्छी बात हुई भारतीयों के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जब ये नेक्स्ट आता है कि इसमें जो नेक्स्ट सुधार होता है वो होता है कि जो हमारे गवर्नर जनरल की परिषद जो होती थी, काउंसिल, हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये होता था। तो इसमें जो ये होते थे कि हमारे जो परिषद के लोग होते थे, उसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाया घटाया गया, यानी कि घटाया नहीं गया लेकिन वो बढ़ाया गया। 6 नए पार्षद को नियुक्त किया गया और इसको विधान परिषद कहा गया, विधान पार्षद कहा गया। ऐसे लोग जो मेंबर्स हुए और जो आयोग बना, मतलब जो संस्था बनी, उसको कहा गया विधान परिषद। उसके बाद फिर आता है, हाँ, तो फिर जो भारतीय इतिहास में सबसे पहला माना जाता है कि सैनिकों का जो सबसे पहला विद्रोह माना जाता है, या किसानों का सबसे पहला विद्रोह, मतलब इसको एक डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ये किसके लिए नया जो हुआ, मतलब जो भारतीय इतिहास में जो लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा फूटा, तो वो किसका मेन उसमें रोल था, इस चीज को नहीं डिफाइन किया जा सकता है। तो इसीलिए कोई इसको कहता है कि सैनिकों का विद्रोह था, कोई कहता है कि भारतीय किसानों का विद्रोह था, कोई कहता है जो हमारे विद्यार्थी थे उनका था, कॉलेजों में पढ़ने वाले, कोई वकील का कहता है और कोई जो शिक्षक थे उनका कहता है। तो इस तरीके से सब लोगों ने मिल करके विद्रोह करना चाहा। तो वो हमारा जो भारतीय इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट, जहां से एक ब्रेक थ्रू मिला। जैसे आप लोग देखते होंगे क्रिकेट में, तो इंडिया बॉलिंग कराती रहती है, लेकिन 10 ओवर 5 ओवर बीत जाते हैं और एक भी विकेट नहीं मिलता। तो जो पहला विकेट लेता है जो भी प्लेयर, वो ब्रेक थ्रू दिलाता है। तो उसी तरीके से जो बहुत सालों से ये लोग शासन कर रहे थे, तो उसमें एक जो पहला हमारा हुआ रिवॉल्ट, तो वहां से एक हमें ब्रेक थ्रू मिला। तो ये होता है कि 1857 में ये रिवॉल्ट होता है, मंगल पांडे वाला, आप लोगों को तो पता ही होगा। और मैं इसको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में, अच्छे से पढ़ाऊंगा इसके बारे में, और बहुत कायदे से इसका
आप लोग को एनालिसिस करके बताऊंगा क्या कैसे हुआ था। उसके बाद फिर ये होता है 1857 में। तो 1857 से जो ब्रिटिश में जो संसद थी और जो वहां के महारानी थी, तो होता ये कि वहां तक ये न्यूज पहुंचता है, वहां तक ये संदेश पहुंचता है कि जो भारतीय जनता है जो हमारे उसमें दबदबे में थी, हमारे पकड़ में थी, अब वो विद्रोह करने लगी है। तो वहां की जो रानी थी उस टाइम की, वो बहुत बुद्धिमान थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, भारतीयों को दिखाने के लिए कुछ इनके नाम का चीज रखते हैं। अभी जैसे अभी आपके विद्यार्थी अगर आप हैं, तो आप जहां भी कोचिंग में, या जैसे मान लो कोई कोचिंग है, तो आपके चीज से रिलेट करके अगर रख दिया जाता है तो आप उस पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मान लिया सक्सेस करके कोई कोचिंग का नाम रख दिया, सक्सेस से स्टार्ट होता हुआ, तो वहां आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ ये हमारे मतलब मेरे जो जीवन की चीज है उससे रिलेट कर रहे हैं। तो इसीलिए उसने दिमाग लगाया और ये किया कि जो अब जो 53 में आया उसके 20 साल बाद आना था, यानी 1873 में आना था, लेकिन वो आ गया सिर्फ 5 साल बाद, क्योंकि 1857 में विद्रोह हो जाता है। उसको दबाने के लिए क्या करते हैं, 1857 में आ जाता है और उसका नाम क्या दिया जाता है उस एक्ट को, भारत शासन अधिनियम। पहली बार भारत शासन अधिनियम नाम से कोई एक्ट आया, वो आया 1858 में। कैसे याद रखना है आपको, 1857 में रिवॉल्व हुआ, उसके बाद ये हुआ 1858 में आ गया ये आपका भारत शासन अधिनियम। तो इस भारत शासन अधिनियम में मतलब ऐसा माना जाता है कि यहीं से जो भारतीय संविधान का जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है 1858 से। तो होता क्या है उसमें काफी कुछ चीजें बदल दी जाती हैं जो भारतीयों को दिखाने के लिए बेसिकली वो भारतीयों के हित में होती हैं, लेकिन होता नहीं है वो हित में, लेकिन दिखाने के लिए रानी की सोचती है कि ये लोग सोचेंगे कि हाँ मेरे हित में चीजें चल रही हैं, तो शांत हो जाएंगे, विद्रोह नहीं करेंगे। तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो होता है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें होता है सबसे मेन जो पहला होता है चेंज। तो जो पहले कंपनी को प्रशासन दिया, अच्छा अभी आपको फिर से एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए, कंपनी के का जो काम था प्रशासन का, वो किस एक्ट के तहत हुआ था। तो अभी आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि 1813 वाला जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें ही कंपनी को सिर्फ एक इस चीज के लिए रख दिया गया कि अब आप कोई व्यापार नहीं करेंगे, आप उसमें सिर्फ क्या करेंगे, सॉरी 1833 में, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप सिर्फ प्रशासन करेंगे। तो ये किया गया था। तो उसी के बाद ये आता है 1853 में, 53 के बाद आता है ये, सॉरी 1857 में 58 में आता है कि जो हमारे मतलब यहाँ के लोग थे उनको दिखाने के लिए कि अब आपके ऊपर कंपनी कोई शासन नहीं कर रहा है। अब ये पूरा शासन जो था, पहला चेंज ये होता है कि पहला जो शासन था वो सीधे क्राउन के हाथ, यानी कि अब महारानी आपका रक्षा करेंगे, महारानी आपका देखभाल करेंगे, आपकी बात, आपकी जो भी दुख सुविधा दुविधा सब कुछ है वो महारानी सुनेगी, यानी क्राउन के हाथ में चला जाता है। पहला चेंज ये होता है। दूसरा चेंज क्या होता है, तो अच्छा देखिए चेंज कैसे कैसे हो रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो उसमें पहला चेंज ऐसा हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि भारतीयों के हित में ही रानी रहेंगी। आखिर का पहले भी काम तो रानी के ही आदेश पे होता था, लेकिन सिर्फ भारतीयों को, भोले भाले लोगों को इधर उधर मतलब बहकावे में लाने के लिए इन्होंने क्या किया कि बस ये कर दिया कि रानी जो आप लोग का देखभाल करेंगे वो आपके हित में रहेगा। तो इसलिए अब क्राउन के हाथ में चला गया। मतलब पहले तो शेर थे, अब 1.25 शेर लोग आपके ऊपर राज करेंगे। उसके बाद इसमें पहला चेंज ये होता है। दूसरा चेंज ये होता है कि एक भारत जैसे जो एक पहले विधान परिषद का बताया था ना, वही 1853 वाले में कि चेंज हुआ था, तो उसको अब कर दिया जाता है भारत पार्षद और उसमें संख्या बढ़ा दी जाती है लोगों की। लेकिन इसमें अभी भी किसी भी भारतीय को जगह नहीं दी गई। मतलब आप लोग के लिए ही कानून बनेगा, उसका नाम बदल जाएगा, आपके देश के नाम पे हो जाएगा, भारत परिषद हो जाएगा, लेकिन उसमें किसी भारतीयों को ऐड नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ भारत के लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा था और कुछ नहीं था। फिर क्या होता है, इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ये लोग जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, तो इसमें जितने लोग थे इनका काम कुछ नहीं रह गया। तो इसलिए क्योंकि अब तो क्राउन के हाथ में चला गया, तो इनके पास से सारी शक्तियां समाप्त कर दी गई। उसके बाद क्या होता है कि हाँ, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चेंज किया गया
मतलब ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है और आप इसको बिल्कुल मतलब स्टार, जितना स्टार हो पाए उतना स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछा ही जाएगा एकदम, मतलब आप नोट कर लीजिए इसको। यहां से क्या होता है क्योंकि लोगों को का आक्रोश, लोगों का गुस्सा देखती है ब्रिटिश की महारानी, तो वो क्या करती हैं, यहां से वो चेंज कर देती हैं कि अगर हम जैसे कोई एक पर्सन, कोई भी एक पोस्ट से आपको नफरत हो गई है तो उस पोस्ट का नाम बदल दिया उन्होंने। जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब यहां से वो क्या कहलाएंगे, भारत के वायसराय कहलाएंगे। गवर्नर जनरल को अब बना देगा वायसराय। और जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वो होते हैं हमारे लॉर्ड कैनिंग, और उनका जो मतलब बदल करके प्रथम वायसराय कर दिया जाता है वो होते हैं हमारे लॉर्ड कैनिंग। तो दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, पूछता है अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, तो लॉर्ड कैनिंग, और पहले वायसराय कौन हुए, तो भी लॉर्ड कैनिंग। तो ये आप बिल्कुल एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिए, पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग और लास्ट गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नर जनरल को ही तो बदल के वायसराय किया गया, तो यहाँ पे कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग को। यानी लॉर्ड कैनिंग ही थे गवर्नर जनरल लास्ट, और उन्हीं को प्रथम वायसराय और लास्ट गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ और ये कई बार पूछा था किस एक्ट के तहत, इसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा किस एक्ट के तहत ये किया गया कि गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया। ये पूछ लिया जा सकता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हो गया, इसमें ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट। और एक जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो भारत में एक ब्रिटिश का जो संसद का एक मतलब एक नुमाइंदा नियुक्त कर दिया गया, मतलब एक आदमी को नियुक्त कर दिया गया जिसको कहा गया भारत का राज्य सचिव, यानी सेक्रेटरी भी आ गए। तो इसी के बाद से जितने भी आपके आगे सुधार दिखेंगे या कोई भी एक्ट आएगा तो उसमें 2 नाम आते होंगे। तो आप लोग सोचते होंगे कि यार 2 नाम या एक ही नाम है, तुम लोग मतलब हम लोग तो ये भी कंफ्यूज होते हैं कि यार एक नाम है या 2 नाम है, लेकिन अंग्रेजों के नाम तो ऐसे ही होते थे। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसमें 2 नाम ऐड होते हैं और 2 नाम में एक भारत के सचिव का नाम रहेगा और दूसरा नाम रहता है वायसराय का। जैसे मॉर्ले मिंटो सुधार, तो मॉर्ले मिंटो सुधार में मॉर्ले जो थे वो हमारे सचिव थे और मिंटो जो थे हमारे मॉर्ले जो थे वो हमारे वायसराय थे और मिंटो हमारे सचिव थे। तो इस तरीके से काम किया जाता था। तो फिर आगे आगे धीरे धीरे क्या हुआ, पैटर्न बदल गया। तो 1857 के बाद जो रिवॉल्ट के बाद आता है 1858 का, यहां से आता है भारत शासन अधिनियम। इसमें पहला चेंज हुआ कि जो हमारा कंपनी का वो जिम्मेदारी थी वो पूरा क्राउन के हाथ में चली गई, यानी अब क्राउन राज करेगा आपके ऊपर। दूसरा क्या हुआ कि जो हमारे परिषद का नाम था, विधान परिषद जो था, उसको बदल के भारत परिषद कर दिया जाता है और उसमें संख्या बढ़ा दी जाती है। हालांकि किसी भारतीय को उसमें मौका नहीं दिया जाता है, नहीं बुलाया जाता है। फिर जो तीसरा चेंज था कि हमारे वायसराय जो गवर्नर जनरल जो थे भारत के, उनको बदल करके वायसराय नाम दे दिया जाता है। और चौथा चेंज क्या हुआ कि जो भारत के लिए एक राज्य सचिव की नियुक्ति कर दी जाती है जो ब्रिटिश क्राउन का ही एक नुमाइंदा होता था। अब बंद कर दो। तो 1858 के जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, या भारत शासन अधिनियम को ही भारत परिषद अधिनियम कहा गया। तो उस टाइम में भी जो हमारे वो थे गवर्नर जनरल होते थे, तो गवर्नर जनरल को तो बदल ही दिया गया 1858 में, उनको वायसराय बना दिया गया। तो वो जो थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो उस समय जो मेन इसमें प्रोविजंस यानी मेन प्रावधान जो हुए, जो चीजें इसमें लाई गई, तो इसमें क्या लाया गया कि गवर्नर जनरल को पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपका जो भी मतलब लॉ मेकिंग बॉडी है, मतलब जो भी लोग लॉ बनाते हैं, अगर उन लोगों की बैठक नहीं चल रही है, मतलब किसी भी कारणवश, जैसे अब प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो होता ये है कि जो हमारे गवर्नर होते हैं, अगर विधानसभा का या विधान परिषद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो गवर्नर को, और अगर लोकसभा और राज्यसभा का सदन नहीं चल रहा हो, सत्र ना चल रहा हो, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो आपको पता होगा कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं, तो इसीलिए उनको आपको ऐसे याद रखना है कि प्रथम नागरिक हैं, इसीलिए 1, 2, 3 यानी कि 123 अनुच्छेद में दिया गया है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 213 यानी दूसरे नंबर पे गवर्नर आ जाते हैं, मतलब उनसे छोटे आते हैं, तो 213 से आप याद कर सकते हैं गवर्नर को।
तो 1, 2, 3 वहां राष्ट्रपति को और 2, 1, 3 इनको गवर्नर को दे दिया गया ये शक्ति, किसके लिए, अध्यादेश जारी करने की। लेकिन उस टाइम में क्या था, उस टाइम में भी ये प्रोविजन आ गया, उस टाइम में प्रोविजन आया था और अभी तक चल रहा है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किस एक्ट के तहत, 1861 के भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम के तहत। उसके बाद ये क्या हुआ कि इनका जो शक्ति प्रदान की गई, उसमें एक और प्रोविजन था कि ये जो अध्यादेश रहेगा वो 6 महीने तक वैलिड रहेगा, जो अभी भी चल रहा है। अब भी यही प्रोविजन है कि 6 महीने तक कोई अध्यादेश जारी रह सकता है और उस 6 महीने के अंदर आपको ये मतलब दोनों सदनों से आपको पारित कराना पड़ेगा, दोनों सदनों से पारित करा करके, और ये कानून बन जाएगा। तो अध्यादेश भी कानून बन जाता है, लेकिन उसको सिर्फ इसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने होती है और उसके बाद आपको कराना पड़ता है। तब भी यही प्रोविजन आया था 1861 वाले भारत परिषद अधिनियम से। तो इसमें पहला तो ये आ गया, पहला प्रोविजन कि भारत परिषद अधिनियम में कि आपको अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दे दिया गया। फिर दूसरा ये आता है कि जो भारतीय लोग थे, अब क्योंकि 1858 वाले एक्ट में 57 के बाद अब थोड़ा थोड़ा ये दिखाना बड़ा ब्रिटिशर्स को कि हाँ हम भारतीयों के पक्ष में हैं, कि जिससे वो लोग विद्रोह बवाल ना कर सकें और ज्यादा एक साथ एकत्रित होकर के, एक साथ एकजुट होकर के कोई अपना बना ना सके कोई संगठन। तो इसके लिए लाया गया। फिर होता ही है कि इसमें जो एक प्रोविजन लाया गया कि कानून बनाने में भारतीयों को थोड़ा सा प्रतिनिधित्व देना, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का एक छलावा मात्र था, एक दिखावा था कि हाँ हम भारतीयों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। और इसमें 3 लोगों को नामित भी कर दिया गया, नामांकित कर दिया गया कि यही लोग हमारे, लेकिन वो लोग परिषद के सदस्य नहीं बनेंगे, ऐसा प्रोविजन था। तो उसमें 3 लोग को दे दिया गया, जिसमें कि मतलब आपको मेन इंपॉर्टेंटली जो 1861 का नियम याद रखना है, उसमें मेन है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस अधिनियम के, भारत शासन अधिनियम के तहत किस साल वाले ये शक्ति प्रदान की गई गवर्नर जनरल को कि अध्यादेश वो जारी कर सकता है। तो इसी के तहत यानी 1861 के तहत ये शक्ति प्रदान की गई, पहला। और दूसरा ये कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना स्टार्ट किया गया भारत शासन अधिनियम 1861 में। तो इसमें 2 ये मेन प्रोविजन थे और इनमें जिनको नामांकित किया गया, जिनमें ब्रिटिशर्स द्वारा वो किया गया, हमारे जो 3 भारतीयों को, एक थे बनारस के राजा। ये भी मतलब क्वेश्चन, ये तो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा जाता है कि किनको किनको नामांकित किया गया था। तो ये बनारस के एक राजा थे उनको, पटियाला के राजा थे, महाराज थे उनको, और एक सर दिनकर राव जो कि एक रजवाड़े खानदान से बिलोंग करते थे उनको। तो इन तीनों लोगों को ये क्या किया गया, नामांकित किया गया, मनोनीत किया गया भारत के परिषद में। तो ये 1861 के प्रोविजन थे। तो 3 आपको प्रोविजन से याद हो गए होंगे। पहला प्रोविजन क्या था कि जो गवर्नर जनरल होता था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। दूसरा प्रोविजन क्या था कि भारतीयों को कानून वाले चीजों में थोड़ा सा प्रतिनिधित्व दे दिया गया। और तीसरा ये था कि इन 3 लोगों को मनोनीत किया गया। तो 3 प्रोविजन हो गए। फिर उसके बाद आता है 1861 के प्रोविजन के बाद, मतलब भारत शासन अधिनियम के बाद आता है 1873 का अधिनियम। तो 73 में बस एक चीज किया गया कि क्योंकि पहले भी कंपनी तो औपचारिक रूप से, मतलब जो ऑफिशियली या ऐसे देखा जाए कि मतलब सिस्टमेटिकली कंपनी तो खत्म हो चुकी थी। कंपनी का सिर्फ एक काम रह गया, प्रशासन करना। तो यहाँ पे औपचारिक रूप से, मतलब जैसे कहना जाता है कि एक नाम मात्र का एक रह गया था जो चीज, उसको भी खत्म कर देना। जैसे अभी योजना आयोग को पूरे तरीके से अभी खत्म कर दिया गया, पहले औपचारिक रूप से नहीं खत्म किया गया था। बस ये कहा जा रहा था कि हाँ हम लाएंगे एक नया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, नया लाएंगे, आयोग बनाएंगे, नया संस्था बनाएंगे। तो उसका औपचारिक रूप से भी, मतलब ऑन पेपर भी खत्म हो गया, वो कर दिया गया नीति आयोग। तो उसी तरीके से तब भी किया गया कि 1873 के अधिनियम में सिर्फ यही एक चीज किया गया कि 1884 में वो जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ कि अब आता है एक, वहां पे उथल पुथल चलता ही रहता है ब्रिटेन में। तो वहां पे जो महारानी थी, तो मतलब महारानी को अब क्या उन्होंने सोचा कि अब हम ही भारत को का जो मतलब मेन बागडोर उन्हीं के हाथ में था। तो इसीलिए वहां से एक चीज ये किया गया कि जो वहां की महारानी विक्टोरिया थी ब्रिटेन की, उनको भारत की साम्राज्ञी का मतलब ये होता है कि जो सम्राट जैसे होते हैं, मतलब राजा महाराजा, तो उसी तरीके से जो उनका फीमेल वर्जन होता है उनको कहते हैं सम्राज्ञी। तो यानी कि वो बना दिया गया इनको, महारानी विक्टोरिया ने खुद को घोषित कर दिया कि हम भारत की सम्राट या सम्राज्ञी हैं।
तो ये सिर्फ ये शाही उपाधि अधिनियम करके एक एक्ट आ गया था, उसी में किया गया था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो आपके तीन क्या 4 अधिनियम ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि 1858 वाला एक्ट, दूसरा 1861 वाला, तीसरा 1909 का और चौथा 1935 का। ये 4 काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, और इनको अच्छे से समझ लेंगे तो यही 4 फोकस रहता है एग्जामिनर का जब भी वो पेपर बनाता है। इस पोर्शन से इन्हीं चारों से उठता है क्वेश्चन। तो इन चारों को अगर आप अच्छे से एक बार अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो अब आता है 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को शुरुआत किया गया। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष मतलब अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि आप जनता जो थी, क्योंकि जनता को इतना भी अधिकार नहीं दे दिया, थोड़ा बहुत अधिकार देना स्टार्ट किए थे, इतना भी अधिकार नहीं दे दिए थे कि वो डायरेक्ट वोट डाल ले, अपना प्रतिनिधि चुन ले। तो उनको बस ये अधिकार दिया गया कि हाँ कहा जाएगा कि मतलब हम प्रतिनिधि हैं और हम, लेकिन चुनने का अधिकार नहीं रहेगा। तो इसको अप्रत्यक्ष रूप कहा गया कि मतलब हाँ प्रतिनिधि कह दिए और इनको अधिकार नहीं दिए, तो अप्रत्यक्ष इसको कहा गया। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की यहीं से शुरुआत की गई, पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन ये कि हाँ इसमें जैसे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो आप पहले अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि 1861 में ये जो 4 प्रोविजन बताए आपको वो था। दूसरा 1892 का मेन डायरेक्ट आता है 1892 का, उसमें एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लीजिए। 1892 के भारत शासन अधिनियम में एक प्रोविजन किया गया कि जो भारतीय लोग थे उनको उस पे राजस्व एवं व्यय का जो बजट था, यानी राजस्व व्यय को मिलाकर के जो बजट बनाया जाता था, उस पर बहस करने की शक्ति कब प्रदान की गई? 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो अब वहां पे क्या हुआ कि भारतीयों को ये सुविधा दे दी गई कि वो आप जो बजट का होता है, बजट बनता है, उस पे आप अपना राय दे सकते हैं, बहस कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी था, मतलब 1892 में क्या है कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बहस कर सकते हैं, जो भी बजट का चीजें ला रहे हैं, ब्रिटिशर्स ला रहे हैं, उनमें आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें अभी एक चीज बाकी था कि आप पूरक प्रश्न क्या होता है? जैसे अब तो ये जो हम लोग का क्लास या चल रहा है, इसमें वर्चुअल क्लास है, तो इसमें आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूरक प्रश्न होता क्या है पहले मैं वो बताता हूँ आपको। जब हम लोग क्लास में फिजिकल रूप से प्रेजेंट रहते हैं, तो क्लास में मान लिया कोई टीचर कोई चीज पढ़ा रहा है, तो आपके मन में कोई डाउट आया, तो आपने पूछा कि सर मुझे नहीं पता है कि 1892 का भारत शासन अधिनियम क्या था। तो वो बताया कि हाँ उसमें ये किया गया कि 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लाया गया, फिर उसके बाद राज्य एवं बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई, तो चीज बताया। फिर आपको समझ में नहीं आया तो आपने पूछा सर बजट क्या होता है? तो ये जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसी को कहा जाता है पूरक प्रश्न। मतलब एक प्रश्न पूछ लिए, उसके बाद फिर से अगर आपके मन में कोई डाउट है तो फिर से एक प्रश्न पूछिए, उसी को कहा जाता है पूरक प्रश्न। तो ये पूछने का भी अधिकार नहीं था आपको, यानी कि जैसे मतलब यही कहते हैं कि छलावा था वो। 1892 वाले एक्ट में जो आया, 2 चीजें आई। पहला तो यह आया कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली ला दिया गया, जिससे लोगों को लगे कि हमारा प्रतिनिधित्व हो रहा है, जो कि हो नहीं रहा था। दूसरा ये किया गया कि इसमें ये कर दिया गया कि आपको बजट पर बहस करने की शक्ति दे देगी। बहस करिए, जब हमको कोई बात माननी नहीं तो आप बहस करके मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? तो बहस करने के लिए बैठ जाइए। मान लिया ब्रिटिशर्स कोई अपना लाए बजट, उस पे इंडिया वाले कहने लगे कि हाँ ऐसा है कि ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, तो ठीक है। तो या फिर ये बोल दे कि ये चीज क्यों है, तो वो बताए इसलिए है। फिर आप दोबारा नहीं पूछ सकते कि अच्छा ये चीज ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से क्या किया गया, सिर्फ एक छलावा किया गया भारतीयों के साथ कि पहला ये किया गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, दूसरा ये किया गया कि बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं थी 1892 में। तो 1892 के भारत शासन अधिनियम में 2 चीज, पहला कि बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। दूसरा ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो ये 2 चीजें इसमें आया। फिर आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, मतलब इसको 3-4 बार बोल्ड तरीके से मार्क कर लीजिए, 3-4 स्टार इस पे बना लीजिए। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एग्जामिनर जब पेपर सेट करते हैं। तो
ये है मतलब इस पोर्शन में जो मेन हाईलाइटेड चमकता है जो चीज एग्जामिनर की नजर में वो यही है 1909 यानी कि 1909 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ से मतलब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं यहाँ से और 1935 वाले अधिनियम से। तो दो आपको प्रोविजन अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। आप मेरे जो पिछले वीडियोस हैं या जो और चीजें हैं उनको इग्नोर करिए, कर सकते हैं उनको इग्नोर करिए, लेकिन इस चीज को कभी भी चाहे वो पढ़ रहे हो तो और अगर वीडियो देख रहे हो तो इसको कभी ना इग्नोर करिएगा, नहीं तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मतलब ये दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका लेट डूबेगा। तो इसलिए ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से एक बार समझ लीजिए एकदम। मतलब कहीं भी किसी भी एग्जाम में आए, चाहे आप स्टेनो का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का दे रहे हो किसी और एग्जाम के रूप में, या कोई और एग्जाम दे रहे हो आप, तो यहाँ तक कि ये सिविल सर्विसेज के जो आईएएस पीसीएस का एग्जाम था वहां तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या हुआ था इसको कायदे से पहले समझ लीजिए। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सचिव, राज्य के सचिव बना दिए गए। तो राज्य के सचिव यहाँ नहीं रहते थे, राज्य के सचिव को रखा जाता था इंग्लैंड में। तो यानी भारत का जो रिपोर्ट जाता था वो, जैसे हम लोग किसी को पत्र लिखते हैं, जैसे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, तो हम लोग स्कूल को पत्र नहीं लिखते कि हाँ हम स्कूल में पढ़ते हैं तो इनको पत्र लिख दिए, हम लिखते हैं कि प्रधानाचार्य महोदय को। तो उसी तरीके से एक जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन रखा गया यहाँ के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए, वो रखा गया आपके सचिव को। तो यानी कि यहाँ से जो भी चीजें जाएंगी, रिपोर्ट, लेटर, वो सब पूरा सचिव के नाम पर जाएगी। तो इसी तरीके से एक सचिव और एक वायसराय, जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत के, उनको वायसराय बना ही दिया गया था। तो अब जो ये 1909 का भारत शासन अधिनियम आया था, इसको एक और नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार में दो नाम आ रहा है, आप लोग मतलब इस बात को ध्यान दीजिएगा। मार्ले मिंटो सुधार, तो इसमें पहला जो नाम आता है, तो आप जो मान लें हमारे जो प्रिंसिपल सर होते हैं, तो प्रिंसिपल सर को पहला नाम दिया जाता है, दूसरा नाम दिया जाता है वाइस प्रिंसिपल सर को। तो उसी तरीके से सचिव को पहला नाम दिया जाएगा और हमारे जो ये रहेंगे वायसराय उनको दूसरा नाम। यानी मार्ले जो थे वो थे हमारे भारत के सचिव, और जो मिंटो थे वो थे हमारे वायसराय। तो मार्ले मिंटो को जो रिफॉर्म लाए थे वो इसको कहा जाता है 1909 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें क्या किया गया, पहला चीज जो किया गया, यहाँ से जो अंग्रेज थे, मतलब आप जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो 1905 में हो जाता है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन इसी आधार पर किया ही जाता है कि उसमें मुस्लिम को और हिंदू को अलग करने के लिए, कि फूट डालो शासन करो की नीति से किया जाता है कि बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर दिया जाता है। तो वही अपना जो बांग्लादेश बनता है वही वाला पार्ट, पूर्वी पाकिस्तान जिसको कहते थे पहले, तो वो बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, ये दो पार्ट बट जाते हैं। तो उसी 1905 वाले के बाद 1909 में मतलब इस चीज को, क्योंकि 1905 में हुआ ये था कि दोनों हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया गया, फिर उसके बाद तब भी हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बाद में स्थापित हो गया कांग्रेस के बदौलत। तो ये होता है कि 1909 में फिर से अंग्रेजों ने एक प्रहार किया। जैसे अगर मान लिया आप कोई चीज तोड़ना चाह रहे हैं तो आप एक बार मारे तो उसमें हल्का सा अगर क्रैक आया तो यानी कि फिर से वो हल्का हल्का जुड़ने लगा, तो उस पर फिर से प्रहार करिए तो आसानी से टूट जाता है। उसी तरीके से 1905 में पहले बंगाल का विभाजन किया, उसके बाद फिर ये आता है हमारा 1909 का ये पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। इसमें मेन जो आता है वो होता है सांप्रदायिक जो निर्वाचन का प्रावधान किया गया, वो इसी में किया गया। सांप्रदायिक मतलब क्या होता है, संप्रदाय का मतलब आपके धर्म से रिलेटेड, आपके धर्म के आधार पर आपको बांट दिया जाए भागों में, टुकड़ों में, उसी को संप्रदाय कहते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम। तो इसमें यह किया गया कि मुस्लिम लोगों को ये अधिकार दे दिया गया पृथक निर्वाचन। आपको दो शब्द याद रखने हैं, पृथक निर्वाचन और सांप्रदायिक निर्वाचन। यही दो जो चीजें थी वो आया था 1909 के भारत शासन अधिनियम यानी पार्लियामेंट सुधार में। तो इसमें होता यह है कि मुस्लिमों को यह अधिकार दिया जाए कि मुस्लिम लोग जो हैं वो मुस्लिमों को ही चुन सकते हैं और हिंदू लोग हिंदू को चुने। तो यानी कि सोचिए अगर भाईचारा ना रहे तो लोग अगर अपने अपने में लेकर के चले तो एक देश हमेशा ही बट जाता है। अगर आपस में लोग जुड़े ना रहे, आपस में एक दूसरे से प्रेम व्यवहार ना रहे तो देश बट जाएगा। तो वही लोग करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, इसमें पृथक निर्वाचन का उपबंध कर दिया गया। मतलब इसी में पृथक निर्वाचन ले आया, यानी कि सेपरेट इलेक्शन, वो अलग अलग सबका इलेक्शन होगा। तो ये इसी में लाया गया। फिर क्या होता है कि इसी में जो लॉर्ड मिंटो हमारे, क्योंकि हमारे सचिव जो थे मार्ले साहब, तो उनको इंडिया वाले इंग्लैंड थोड़ी ना जा सकते थे, तो वो उनको नहीं कुछ कह सकते थे। लेकिन जो मिंटो थे वो थे इंडिया में, लॉर्ड मिंटो तो वायसराय थे, तो उन्हीं को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है या सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो 1909 के एक्ट के तहत
पहला जो प्रोविजन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया गया, बहुत बार पूछा जाता है, एकदम अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत आया पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली आया 1909 भारत शासन अधिनियम के तहत, 1909 के तहत आया पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो ये याद कर लीजिए आप। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे थे सचिव थे या परिषद जो था हमारा भारत शासन परिषद, तो उसमें क्या होता है कि इसमें भारतीयों को क्या कहते हैं प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है, और प्रतिनिधित्व में भी थोड़े से लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। और इसमें जो हम लोग पहले भी बात किए थे, पूरक प्रश्न ना पूछने दिए जाने का 1892 वाले का, इसमें पूरक प्रश्न आप पूछ सकते थे। तो यानी थोड़ा थोड़ा इजाफा किया गया कि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इस टाइम तक कांग्रेस भी आ चुकी थी। 1905 में विभाजन होता है तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना होती है, और 1907 में फिर से जो उसमें थे गरम दल नरम दल, वो बढ़ जाते हैं। सूरत का जो होता है वो क्या कहते हैं, कांग्रेस की जो मीटिंग होती है, तो उसमें बढ़ जाते हैं ये कांग्रेस वाले। लेकिन कांग्रेस आ चुकी थी, इसी वजह से इसमें ये कर दिया गया कि इसमें पूरा प्रश्न पूछने का एक प्रावधान जो बढ़ा दिया गया। तो इसमें हाँ, और इसी में एक और काम किया गया कि इसी के तहत जो वायसराय की कार्यपालिका थी, उसमें एक वो विधि सदस्य को मंजूरी दे दी गई बनाने की, जो भारतीय होता था। तो वो पहले जो हमारे विधि सदस्य बने, वो बने हमारे यही क्या कहते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, यानी एसपी सिन्हा, यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बना दिया गया पहला विधि सदस्य। तो इस तरीके से आपको ये सारे प्रोविजंस देखेंगे। तो जो 1909 वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से ध्यान से दिमाग में अपने नोट कर लीजिए। उसमें क्या क्या प्रोविजंस है मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो उसमें क्या हुआ था, पहला चीज इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज, इसको पृथक निर्वाचन के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, मतलब फेमस है वो, सांप्रदायिक निर्वाचन या पृथक निर्वाचन के लिए। तो पृथक निर्वाचन के जनक मिंटो मिंटो को किया जाता है, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। और पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। तीसरा ये हो गया कि इसमें जो विधि सदस्य थे कार्यपालिका में, उनको शामिल कर लिया गया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।